अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। मैंने एक सवाल दिया था ऑटम 11, तो फिर कर लिया। एक मसला इसमें कॉम को होता है कि फाइफो है कि एफ को है, ये तो बताया नहीं। अरे ओपनिंग नहीं था ना यार, ओपनिंग होता तो फाइफो एफ को होता ना। जब ओपनिंग ही नहीं है तो कौन सा फाइफो कौन सा एफ को। अच्छा, दूसरा मसला, ये जो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है, ये मैंने कल भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस कितने यूनिट्स हैं? 10,500। ये ना 3 मशीनों में पड़े हुए हैं। इनमें से एक मशीन में जो पड़े हुए हैं वो है इनका 50%, यानी 5250। 30% 2100। क्या कर, ये जिस मशीन में पड़े हुए हैं इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन है 40%। ये जिसमें है उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन 30% है, और इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन 24.45। तो इसका फर्क बस ये पढ़ना था कि मटेरियल तो 10,500 में पूरा पूरा आना था, कन्वर्जन में 10,500 के 3 टुकड़े हो जाने थे। और आपने इसमें कुछ पूछना है तो बताएं। ऑटम 11 में और किसी का कोई सवाल? चलें जी, आगे चलते हैं। केस 2। केस 2 ये है कि इस प्रोसेस 2 में कुछ एडिशनल मटेरियल क्वांटिटी मजीद ऐड हो रही है। एडिशनल, और ये कोई डिफरेंट होगा, जो पिछले प्रोसेस से आया था उससे कोई डिफरेंट चीज अब उसके साथ मिल रही है। एडिशनल मटेरियल क्वांटिटी इज एडेड इन प्रोसेस 2। ये है जी केस 2। इसकी मिसाल ऐसे है कि प्रोसेस 1 में जो इनपुट था वो था केमिकल ए के 8,000 kg। फिर यहां से केमिकल ए पकने के बाद बचा कुचा प्रोसेस 2 में गया और रिफाइंड केमिकल ए के 7,000 किलो आगे पहुंचे, साफ सुथरा कर लिया इसको। इस प्रोसेस 2 में केमिकल बी मिक्स हुआ इसमें, और केमिकल बी के 5,000 kg इसमें मिक्स हुए। अब यहां से जो प्रोसेस 3 में ये मिक्सचर गया, अगर कोई लॉस नहीं है तो ये 12,000 किलो हो चुका है अब, क्योंकि बी भी साथ मिल गया। और फिर ये मिक्सचर यहां से मजीद रिफाइन होके फिनिश गुड बन गई और 11,000 किलो बन गए। इस मिसाल के अंदर अगर आपको प्रोसेस 3 का सवाल पूछा हुआ है तो ये वो होगा जो कल पढ़ा था। क्यों? जो पिछले प्रोसेस से आया है वही आगे चला गया, मजीद कुछ ऐड नहीं हुआ। ये वो होगा जो कल पढ़ा था। और अगर इस मिसाल के प्रोसेस 2 का सवाल हुआ तो फिर ये केस 2 होगा। यानी जिस प्रोसेस का सवाल है उसमें ट्रांसफर इन के अलावा
कोई और डिफरेंट तरह की मटेरियल क्वांटिटी भी शामिल हो रही है, तो ये केस 2 है जी। रिपीट कर देता हूं, अगर इस सवाल, ये जो मैंने मिसाल दी है, अगर प्रोसेस 3 का सवाल है तो वो भी तो सब्सिक्वेंट प्रोसेस ही है ना। कल मैंने सब्सिक्वेंट प्रोसेस पढ़ाना शुरू किया है। अगर इस मिसाल के मुताबिक प्रोसेस 3 का सवाल होता तो जो कल पढ़ा था वो है केस 1। क्यों? क्योंकि हम जिस सब्सिक्वेंट प्रोसेस का सवाल सॉल्व कर रहे हैं उसमें ट्रांसफर इन है बस, कोई और डिफरेंट तरह का मटेरियल नहीं ऐड हो रहा। तो ये वो है जो कल पढ़ा था। लेकिन अगर इस मिसाल में प्रोसेस 2 का सवाल होता तो ये केस 2 कि जो ट्रांसफर इन है उसके अलावा एक और तरह का मटेरियल भी ऐड हो रहा है, ये केस 2 है। फिर ये कल वाला ही होता, यानी फिर केमिकल ए ही चलता 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 आउटपुट हो जाता, तो फिर ये सब सारा सवाल कल वाला ही होता। लेकिन अब एक डिफरेंट तरह का मटेरियल और ऐड हो रहा है, तो ये केस 2 बन गया। अच्छा, इसके लिए ना एक रफ सी कैलकुलेशन कर रहा हूं। अगर नोट कर लेंगे तो अच्छा है, आपका फायदा है। नहीं नोट करेंगे तो उसमें करना क्या है वो तो बता ही दूंगा, लेकिन पूरा जो मैं केस बिल्ड कर रहा हूं तो उसमें ये नोट कर लें अगर आप, तो काम की बात है। एक ना इलस्ट्रेशन से आपको कुछ चीजें सिखाने लगा। प्रोसेस 2 में फॉर द मंथ ऑफ मे, प्रोसेस 2 में प्रोसेस 1 से उबला हुआ दूध प्रोसेस 1 से वो दूध उबला है और उबला हुआ दूध यहां पहुंचा और ये टोटल 20,000 किलो। और इसकी प्रोसेस 1 की जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट थी वो थी 4 लाख रुपए, यानी ये पर किलो कितना कॉस्ट कर रहा है? 20। ये प्रोसेस 2 में पहुंचा। फिर प्रोसेस 2 में इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड हुआ, वो कोई स्ट्रॉबेरी को मैंगो शैंगो, ये फ्लेवर्ड मिल्क बना के बेचता है बिजनेस। प्रोसेस 2 में इसमें एक आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड हुआ और उसके डाल लेते हैं इसमें 4,000 किलो। और ये जो फ्लेवर इसमें ऐड हुआ ये टोटल कॉस्ट कर रहा था 60,000 रुपए का, यानी 1 किलो इसका 15 रुपए का। फिर इसके अलावा इस प्रोसेस में कन्वर्जन कॉस्ट भी लगी, तो 1,20,000 वो भी लगा लेते हैं। और अभी लॉस रहने देता हूं। तो जो फ्लेवर्ड मिल्क बना, फ्लेवर्ड मिल्क, मिल्क शेक कह लें चाहे, कितने किलो बन गया? अब ये जो प्रोडक्ट बना है फ्लेवर्ड मिल्क, ये हमें कितने रुपए कॉस्ट कर रहा है टोटल? कोई वर्क इन प्रोसेस नहीं, कोई लॉस नहीं। $580 ना, ये में 580 कॉस्ट कर रहा है। तो जो कॉस्ट पर केजी, ये जो प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये हमें 1 किलो कितने का कॉस्ट कर रहा है? सॉरी, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 580, और 1 किलो कितने का कॉस्ट कर रहा है? 24 पॉइंट समथिंग। अच्छा, अगर इसका हम ये तीनों टुकड़े देखना चाहें कि वो जो हमारा फ्लेवर्ड मिल्क फाइनली बन रहा है उसमें दूध कितने का, फ्लेवर कितने का और कन्वर्जन कितने की,
तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 24,000, 60,000 डिवाइडेड बाय 24,000 और 120 डिवाइडेड बाय 24,000। 580 नहीं है, 4 और 1 20 और ये 60, 580 है ना। तो ये कितने रुपए का बन गया पर किलो? 16.67, 2.55, तो ये टोटल हो गया 24.17। यहां तक कोई एतराज तकलीफ है तो बताएं। ये फ्लेवर जो इसमें डाला था वो तो 15 रुपए किलो था, तो ये 2.5 रुपए किलो कैसे रह गया? ये जो दूध था ये तो मैं 20 रुपए किलो कॉस्ट किया था, तो वो 16 रुपए कैसे रह गया? वेपोरेट हो गया? कुछ भी नहीं वेपोरेट हुआ। मैंने कहा दूध हमें 20 रुपए किलो कॉस्ट किया हुआ है, तो वो 16 रुपए किलो क्यों आ रहा है? फ्लेवर हमें 15 रुपए किलो कॉस्ट कर रहा है, तो 2.5 रुपए कैसे हो गया? हाँ नहीं, लेकिन मैंने लिखा तो पर केजी हुआ है, पर केजी लिखा हुआ और दूध ही लिखा हुआ। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये जो है ना, ये फ्लेवर के 1 किलो का रेट है, प्रोडक्ट के 1 किलो में 1 किलो फ्लेवर थोड़ी डाला हुआ है, वो तो उसका 200 ग्राम डाला हो। ये जो 1 किलो है ये दूध का 1 किलो 20 रुपए का कॉस्ट कर रहा है। 1 किलो प्रोडक्ट में 1 किलो दूध थोड़ी है। चीनी कितने रुपए किलो आजकल? चले 200 रुपए किलो फर्ज करें, तो 1 किलो हलवे में 200 रुपए की चीनी डली होगी। भाई हलवे का 1 किलो है, उसमें चीनी थोड़ी 1 किलो डल जाएगी। तो ये जो मैंने यहां काली काली फिगर लिखी है, ये प्रोडक्ट के 1 किलो की बात हो रही है कि प्रोडक्ट के 1 किलो में हो सकता है 800 mg जो है वो मिल्क हो और 200 mg फ्लेवर हो। वो जो वहां 20 रुपए लिखा हुआ है वो क्या है? दूध के 1 किलो की कॉस्ट पड़ रही है, और ये 16 क्या है? प्रोडक्ट के 1 किलो में दूध कितने रुपए का है? वो 15 रुपए क्या है? फ्लेवर के 1 किलो की कॉस्ट है, और ये 2.5 रुपए क्या है? प्रोडक्ट के 1 किलो में 2.5 रुपए का फ्लेवर है। तो इसलिए आप इस सवाल में अगर ये 20 और 16 का फर्क और 15 और 2.5 का फर्क समझ रहे हैं तो बस जबरदस्त। 15 और 2.5 का फर्क क्लियर कि 15 और चीज है, 2.5 और चीज है। तो अब केस 2 में एक फर्क तो चले, अगर लिख रहे हैं तो पहले लिख रहे हैं, मैं बोलता हूं।
वो मिसाल लिखी। अच्छा, इस मिसाल से ना मैंने आपको एक चीज प्रिंसिपल ये सिखाई है कि अब से मतलब जो कल तक कर रहे थे उससे डिफरेंट ये है कि कल तक हम लोग पर यूनिट कॉस्ट के अंदर न्यूमरेटर कितने रख रहे थे? न्यूमरेटर 2, मटेरियल, कन्वर्जन। अब 3 रखेंगे। ये क्या है? हर दफा मिल्क थोड़ी होगा भाई। P1 से जो आया है ये क्या होगा? न्यू मटेरियल, ये कन्वर्जन। तो कल तक जो P1 और कन्वर्जन था, अब P1 भी होगा, न्यू मटेरियल भी होगा और कन्वर्जन भी होगा। तो एक फर्क तो अब ये पड़ जाएगा केस 2 में आके। नाउ कॉस्ट पर यूनिट will be calculated in following 3 components: P1 cost, new material cost और conversion। अब जब 3 अलग अलग कंपोनेंट निकाल रहे होंगे तो फिर डिनोमिनेटर भी 3 अलग अलग होंगे, यानी अब ईपी के अंदर कॉलम भी 2 की जगह 3 हो जाएंगे। तो कल से कंपेयर करके इसमें यह फर्क पड़ेगा कि अब कॉस्ट पर यूनिट हम 3 निकाल रहे हुआ करेंगे, उसके लिए ईपी भी 3 चाहिए होंगे। यहां तक लिखे तो चलो आगे। अच्छा, अब ये ना थोड़ा सा जरा बल्कि थोड़ा सा नहीं, सबसे मुश्किल केस यही है। तो इसमें फिर ना मैं आपको अब जो गाइडेंस देने लगा हूं वो मैं आपको बता देता हूं मैं किस तरह से बताने लगा हूं। जब मैं कह रहा हूं ना कि ईपी के अंदर अब 3 कॉलम आ रहे होंगे, तो ईपी में लाइनें कौन कौन सी आ रही होती है? ये तो कॉलम हो गए ना, कौन कौन सी आ रही होती है? कंप्लीटेड या फिर ओपनिंग और स्टार्टेड कंप्लीटेड, और क्या आ रहा होता है? क्लोजिंग और एल या एजी। यहां पर ये लाइनें आ रही होती हैं।
अब ना मैंने आपको ये बताना है कि इस सब के लिए एक एक करके कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के सामने किस कॉलम में यूनिट्स आने हैं, किसमें नहीं आने हैं, जिसमें आने हैं उसमें कितने आने हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के सामने किस कॉलम में कितने यूनिट्स आने हैं, आने भी हैं तो नहीं आने। ये वाली सारी चीज जो है ना, पहले आपको ये बताने लगा मैं इसके लिए हेडिंग दे लें, गाइडेंस फॉर ईपी, गाइडेंस फॉर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, नोट्स फॉर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, गाइडेंस कह दें, नोट्स कह दें, नोट्स फॉर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो अब उसमें आपको ना मैं ये सिखाने और नोट्स इसलिए लिख के दे रहा हूं कि आप इसको याद रखें। समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा, लेकिन इवेंचुअली वो समझ तो निकल ही जानी है, तो करना तो फिर याद है। तो इसलिए मैं इस तरीके से बनवाऊंगा कि किस किस लाइन के सामने किस किस कॉलम में कितने कितने यूनिट्स आने हैं। अब इस तरीके से बताने लगा। तो एक गाइडेंस देता हूं इस टेबल की, और उसके बाद गाइडेंस दूंगा कि हम लोग जब कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे होंगे तो P1 का कॉलम न्यू मटेरियल और कन्वर्जन, यहां पर आ रहा होता है ओपनिंग और करंट पीरियड और नॉर्मल लॉस। इनके हवाले से भी क्या इसमें कुछ समझाने वाला है कि नहीं, फिर वो बताऊंगा। तो पहले मैं डिनोमिनेटर की गाइडेंस दे रहा हूं, फिर न्यूमरेटर की गाइडेंस दूंगा। तो पहले आपने लिखा नोट्स फॉर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, पहले हम ये करने लगे। सबसे आसान चीज बताता हूं पहले। पिछले दिनों में कहीं एक बात मैंने की थी कि पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए जो न्यूमरेटर में रखा है, डिनोमिनेटर में हमने वो और उतने यूनिट्स रखने जिन पर वो खर्चा आया हुआ है। तो ये ईपी डिनोमिनेटर होता है ना, ये हम डिनोमिनेटर निकाल रहे होते हैं। ये तीनों खर्चे कंप्लीटेड यूनिट्स पे पूरे पूरे आ चुके हैं या मजीद आने? कंप्लीटेड यूनिट्स पे आ चुके हैं। तो कंप्लीटेड यूनिट्स के सामने इन तीनों के कॉलम में यूनिट्स लिखने कितने? सारे के सारे। तो इसको मैं कह रहा हूं कि जो कंप्लीटेड यूनिट्स वाली लाइन है और ये एफको वाले मेथड में होगी, और जो स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड वाली लाइन है जो कि फाइफो में होगी। ये मैं आपको ना ये सारी गाइडेंस इस पैटर्न पे देने लगा कि कंप्लीटेड यूनिट्स अगर एफ को है तो, और अगर फाइफो है तो स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड यूनिट्स। ये हमने ईपी वाले कॉलम्स में किस तरह शो करने हैं? P1 कॉलम में, न्यू मटेरियल कॉलम में और कन्वर्जन कॉलम में। तो एक तो ये कह रहा हूं कि यस, और दूसरी बात कर रहा हूं कि ठीक है, इस तरह से बताऊंगा यस और नो और कितना। तो जो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं उनके सामने तीनों कॉलम्स में यूनिट्स आने ही आने और पूरे पूरे आने। तो इस पैटर्न पे मैं आपको बाकी सारी लाइनें भी बताता हूं।
इतना लिखा। चले एक और बता के फिर उसका सवाल कर लेते हैं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस समझाता हूं। अच्छा, मेनली ये चीज जरूर आप लिख लेते। अब मैं इसकी जितनी शक्लें बनाया करूंगा, वो लिखनी हो तो लिखना, तस्वीरें खींच लेना, ना लिखनी हो तो भी कोई बात नहीं। मेन आपको जो मैंने चीज बतानी थी इस मिसाल से, वो ये बतानी थी कि 3 टुकड़े होंगे और ये बताना था कि इस 2.5 और 15 में फर्क है, ये बताना था बस। अब इसकी मैं जो भी वैरायटियां बनाऊंगा, लिखना हो तो लिख लें, तस्वीरें लेनी हो तो ले लें, नहीं तो भी कोई बात नहीं। यहां डाल लेते हैं जी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। इसको कर लेते हैं 400 किलो और ये है 60% कंप्लीट। तो फिर आउटपुट क्या बना? पहले क्या लिखा था मैंने? ये जो 400 किलो वर्क इन प्रोसेस है, ये दूध तो है ना कि दूध भी नहीं है? दूध तो है। तो इस दूध के डिनोमिनेटर में 23,600 आने चाहिए और ये भी आने चाहिए। ये मैं ईपी ही लिख रहा हूं। अब आप ईपी के चीते चीतियां हो चुके हैं, मैं ये ईपी ही इस तरीके से बस लिख रहा हूं। और कन्वर्जन के डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? 23,600 पूरे और 400 का 60%। फ्लेवर के डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? इन 400 किलो में फ्लेवर डल चुका या नहीं? नहीं, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। मैंने कब कहा है फ्लेवर कब ऐड होता है? अब यह भी बताना जरूरी है। तो फ्लेवर के बारे में अब एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये दे रहा हूं कि फ्लेवर इज एडेड। हो सकता है ये उबला हुआ दूध यहां आता हो और फिर हल्की आंच पे ये थोड़ा सा पकता रहता हो, उसके 20 मिनट बाद ये फ्लेवर डलता हो। तो फ्लेवर इज एडेड व्हेन प्रोसेस इज 30% कंप्लीट। अब बताएं, इन 400 किलो में फ्लेवर डल चुका या फीकी फीकी जिंदगी गुजार रहे हैं? डल चुका है। कैसे पता चल रहा है? ये हमें इसको कंपेयर करके पता चल रहा है। तो अब हम इसके डिनोमिनेटर में 400 पूरा लिखूं या इसका 60% पूरा ही? क्योंकि फ्लेवर ऐड हो चुका तो मटेरियल फौरन उंडेला जाता है और कन्वर्जन है जो ओवर द पीरियड फैली होती है। और अगर ये 70% होता तो इनमें भी फ्लेवर ऐड ना हुआ होता, इसलिए 60,000 के डिनोमिनेटर में 400 किलो ना आते। तो इसको अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप याद इसको ऐसे कर लेंगे। ये पॉइंट 1 लिख लिया, पॉइंट 2 अच्छा, एक लाइन बता रहा हूं, वो मेरे बाद में ख्याल आया कि ये भी पूछता हूं आपसे। अगर आपको इसका मतलब आसानी से समझ आता तो ठीक है, नहीं तो इंस्पेक्शन स्टेज वाले पेज पे लिख लीजिएगा। इंस्पेक्शन स्टेज जरूरी नहीं कि वर्ड इंस्पेक्शन के साथ ही दी हो सकता है सवाल में लिखा मिले कि लॉसेज आर डिटरमिन्ड व्हेन प्रोसेस इज 60% कंप्लीट। तो लॉसेज आर डिटरमिन्ड यानी ढक्कन उठा के चेक कर रहे हैं। तो ये जो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है, ये जरूरी नहीं कि इंस्पेक्शन का वर्ड लिखा मिले, ये भी लिखा हो सकता है कि व्हेन लॉसेज आर डिटरमिन्ड।
अगर सवाल में लिखा है लॉसेज आर डिटरमिन्ड एट एंड ऑफ प्रोसेस, तो इसका मतलब है इंस्पेक्शन स्टेज 100% है। लॉसेज आर डिटरमिन्ड एट स्टार्ट ऑफ प्रोसेस, इसका मतलब है इंस्पेक्शन स्टेज 0%। तो ये जो इंस्पेक्शन स्टेज है, ये वर्ड इंस्पेक्शन तो बताया होगा, लेकिन इंस्पेक्शन की बजाय ये ऐसे भी लिखा हो सकता है कि व्हेन लॉसेज आर डिटरमिन्ड। जी, इस 400 किलो के लिए क्या रूल बनाकर याद रख लें? इसके डिनोमिनेटर में ये यूनिट्स आने ही आने, क्योंकि दूध तो ये है ही ना, तो इसके डिनोमिनेटर में क्लोजिंग के यूनिट्स आने ही आने हैं पूरे पूरे। कन्वर्जन के डिनोमिनेटर में आने ही है, जैसे पहले करते हैं, तो इसमें आने ही आने हैं, और जैसे पहले करते हैं एज पर स्टेज ऑफ कंप्लीशन। और न्यू मटेरियल के डिनोमिनेटर में आने के नहीं आने, इसके लिए क्या याद रखें? हमें ना चेक करना पड़ेगा कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में नया मटेरियल डल चुका है कि नहीं डल चुका। तो इसके लिए हम ये याद रख लेते हैं कि आएंगे और पूरे पूरे आएंगे, लेकिन सिर्फ तब, ओनली इफ न्यू मटेरियल हैज बीन एडेड टू क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, तो आएंगे, वरना नहीं। और अब या तो आप ये अंग्रेजी से पहचान रहे होंगे, जो कि नहीं, अंग्रेजी से नहीं पहचान रहे होंगे, इसके लिए एक और पहचान रख लेते हैं। स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस क्या साइन लगा उनके बीच में? अगर नया मटेरियल 60% पर ऐड होता है, तो अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 60 तक पहुंच गया, ये ऊपर निकल गया, तो उसमें ऐड हो गया होगा। तो आप ऐसे पहचान रहे होंगे। नोटेड। अच्छा, अब ना आप चूंकि ये लेक्चर नोट्स बना रहे हैं, तो मेरी सजेशन ये है कि ये मैं आपको जितनी टिप्स लिखवा रहा हूं, ये एक ही जगह लिखें, इसके बीच में सवाल ना घुसाएं। तो उसके लिए ना जगह छोड़ लेते हैं। मैंने जितनी की ये जगह घेर के ये लिखा है ना, तो ऐसे ही मैंने .3 भी लिखना है, .4 और .5 भी लिखने हैं। फिर गाइडेंस पूरी हो जाएगी
और फिर तकरीबन एक पेज मुझे इसके लिए चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर देख लें, पेज छोड़ के आगे सवाल लिखें। Following information relates to process 2 for the month of May. ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नील नहीं है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। क्या? अरे प्रोसेस 2 की ना, प्रोसेस वो कल तो एक पूरी पिक्चर दिखानी थी, इसलिए प्रोसेस 1 भी सॉल्व किया था, वरना तो प्रोसेस 2 ही कर रहे हैं हम। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है। करंट मंथ डेटा, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन 550,000, 550,000 और ब्रैकेट में लिखें 16,000 यूनिट्स, 16,000 यूनिट्स। न्यू मटेरियल कॉस्ट, न्यू मटेरियल कॉस्ट 240,000, 2,40,000 और ब्रैकेट में लिखें 10,000 यूनिट्स, 10,000। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट 350, 3.5 लाख। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3,600 यूनिट्स, 3,600 यूनिट्स और ब्रैकेट में लिखें 75% कंप्लीट। न्यू मटेरियल इज एडेड, न्यू मटेरियल इज एडेड व्हेन प्रोसेस इज 80% कंप्लीट। न्यू मटेरियल इज एडेड व्हेन प्रोसेस इज 80% कंप्लीट। चलें, आपसे रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन।
हाँ जी, इतने में कर लिया होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल। इनपुट कहेंगे ना।
ओपनिंग तो वो होता है जो पिछले महीने मशीन में पड़ा हुआ था। अब इसमें इनपुट दो तरह के हो गए, ट्रांसफर इन भी इनपुट है 16,000 और जो नया मटेरियल है वो भी इनपुट है। तो आउटपुट आ जाएगा 2400। ट्रांसफर इन भी इनपुट ही है, न्यू मटेरियल भी इनपुट ही है। और ईपी में P1 कॉलम, न्यू मटेरियल कॉलम और कन्वर्जन कॉलम। कंप्लीटेड यूनिट्स के सामने तीनों कॉलम्स में 22,400, 22,400 और 22,400। क्लोजिंग के सामने P1 में तो आएंगे। न्यू मटेरियल इनमें लग चुका कि नहीं? अभी नहीं लगा तो इसमें नहीं आएंगे। और कन्वर्जन में जैसे पहले आता था 75%, 2700 ही है जीपी। 26,000, 22,400, 100। इसका डिनोमिनेटर कॉस्ट पर यूनिट में करंट पीरियड, और इनफैक्ट करंट पीरियड ही है। P1 कॉस्ट 550, न्यू मटेरियल 240, कन्वर्जन 350, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो पर यूनिट आ गई 21.157194। अरे अभी तो लॉस आएगा तो बताऊंगा ना, अभी तो लॉस नहीं बताया। और स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स 22,400 इनटू ये तीनों, इन तीनों का टोटल कितना? 45.8। तो 45.8 चलिए मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस P1 3600 इनटू 21.15, न्यू मटेरियल इसमें लगा ही नहीं अभी। कन्वर्जन 2700 इनटू 13.9। ठीक है, क्या नया मटेरियल तो इसमें लगा ही नहीं है ना अभी? अभी तो लगा ही नहीं इसमें नया मटेरियल। और वैसे भी ये जो हम लोग कंप्लीटेड कॉस्ट निकाल रहे होते हैं स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में, तो उसमें तो यही याद रखा हुआ ना कि जो यूनिट यहां लिखे हैं इनटू ये कॉस्ट, तो यहां तो लिखा ही कुछ नहीं है। ओपनिंग का बताएं क्या करें? अगर फाइफो मेथड है तो फिर हमारे ईपी में ओपनिंग की लाइन भी आ रही होगी ना, तो अब उन ओपनिंग की लाइन का क्या करें? P1 में नहीं आएंगे। अच्छा, कन्वर्जन में क्या करें?
पी में ओपनिंग भी आ जाएगा ना, तो कन्वर्जन कॉलम में क्या करें, जैसे पहले कर, नया मटेरियल, नए मटेरियल के, अच्छा फाइफो मेथड है, न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर सिर्फ करंट पीरियड कॉस्ट, ठीक है, सिर्फ करंट पीरियड कॉस्ट, तो उसके डिनोमिनेटर में ओपनिंग के यूनिट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, न्यू मटेरियल वाले कॉलम में नहीं आएंगे, न्यू मटेरियल पूछ रहा हूं, हमेशा बताया होगा क्या, कि अगर उनमें फ्लेवर इस महीने ऐड हुआ है तो आएंगे, अगर पिछले महीने ऐड हो गया था तो नहीं आएंगे, तो इसके लिए क्या लिखूं, इफ न्यू मटेरियल इज एडेड दिस मंथ, या अगर इसको ये हरे वाले तरीके से याद रखना हो तो क्या याद रखें, अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 40% कंप्लीट था पिछले महीने, 40% कंप्लीट था और फ्लेवर 50% पे आकर ऐड होता है, तो इस महीने ऐड हुआ होगा, यानी मैं उल्टा चला हूं, मैं उल्टा आ रहा हूं, अभी ये और ये बताया, P1 वाले कॉलम में आएंगे कि नहीं आएंगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स P1 वाले कॉलम में आएंगे कि नहीं, क्यों नहीं आएंगे, हैं कंप्लीटेड यूनिट्स, ना ना, अगर इस महीने में कोई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 300 किलो पहले से पड़े हुए थे, तो ये 300 किलो इन 20,000 किलो में से, ये 20,000 कौन से जो इस महीने और आए हैं, तो ये 300 किलो इनमें से हैं, ये तो पिछले महीने ही दूध आ गया था, तो इस 4 लाख रुपए के डिनोमिनेटर में वो 300 आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, तो अगर फाइफो मेथड हुआ, ईपी में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के सामने P1 कॉलम में कभी भी इसके यूनिट्स नहीं आएंगे, कभी भी नहीं, नए मटेरियल के कॉलम में तब आएंगे अगर इनमें नया मटेरियल इस महीने लगा है तो, और कन्वर्जन वाले कॉलम में जैसे पहले होता है, होमवर्क लिख लें सवाल, ये नोट कर लें और फिर होमवर्क लिखें सवाल, चलें सवाल लिखें, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 2 फॉर द मंथ ऑफ मई,
ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 2400 kg, 70% कंप्लीट। और इनकी कॉस्ट है P1 कॉस्ट 50,000, न्यू मटेरियल कॉस्ट 40,000 और कन्वर्जन कॉस्ट 70,000। करंट मंथ डाटा लिखें। Cost of units transferred in, cost of units transferred in 450,000, 450,000 ब्रैकेट में लिखें 18,000, 18,000। न्यू मटेरियल कॉस्ट 360,000, इसमें लिखें 12,000, 12,000 kg। ट्रांसफर इन बताए हैं मैंने 18,000 kg और न्यू मटेरियल 12,000 kg। कन्वर्जन कॉस्ट 850,000, 8.5 लाख। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3,000, 3,000 kg। 50% कंप्लीट, 50% कंप्लीट। न्यू मटेरियल इज एडेड, न्यू मटेरियल इज एडेड when process is 60% complete, 60% complete। FIFO मेथड है और स्टेटमेंट ऑफ एवेल्युएशन रिक्वायर्ड है। ठीक है जी।